तो रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बारे में, यानी कि वो कौन से दो लोकेशंस होते हैं बॉडी में जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि गैसेज डिफ्यूज कर जाते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस। वो कौन सा फैक्टर होता है जो इस डिफ्यूज़न के लिए ज़िम्मेवार होता है। अगर प्रीवियस वीडियो की एक ओवरव्यू लेने की कोशिश की जाए तो आपको जानना होगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो नॉर्मली 760 mmHg होता है, और उस एटमॉस्फेयर में जो कि 21% ऑक्सीजन और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। इसीलिए जो ऑक्सीजन की वजह से जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 159 mmHg होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से 0.3 mmHg ही सिर्फ 760 mmHg में कंट्रीब्यूट करता है। जब एक इंसान इस एयर को इनहेल करता है तो उसके एल्वेओलाई तक पहुँचते पहुँचते जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो घटकर 104 mmHg पहुँच चुका होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़कर 40 mmHg पहुँच जाता है। अब ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि एल्वेओलाई वो लोकेशंस होते हैं जहाँ पर कंटिन्यूसली ऑक्सीजन डिफ्यूज़ कर कैपिलरी में जा रहा होता है, और जो है यानी कि उसका कंसंट्रेशन घट रहा होता है, और हैंड्स उसका पार्शियल प्रेशर घट रहा होता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली जो है कैपिलरी से एल्वेओलाई में आ रहा होता है, जिसकी वजह से इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा होता है, एंड हैंस इसका पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है 40 mmHg तक। बहरहाल जो कैपिलरीज होते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर लाते हैं, वो कैपिलरीज इन एल्वेओलाई को सराउंड करते हैं, लाइन करते हैं, और उन कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 mmHg होता है और ऑक्सीजन का 40 mmHg होता है। तो जाहिर सी बात है एल्वेओलस से कैपिलरी की तरफ 104 से 40 की तरफ और 45 से 40 की तरफ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी से एल्वेओलाई की तरफ क्या कर जाता है, डिफ्यूज़ कर जाता है। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड का घट चुका है डिफ्यूज़न की वजह से। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन चुका है, जिसे पल्मोनरी वेन कैरी आउट करके कहाँ लेकर जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल तक लेकर जाएगा, जो कि उसे लेफ्ट वेंट्रिकल में पावर करेगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से उसे पंप कर दिया जाएगा आर्टा में, आर्टा से वो सिस्टमिक आर्टरीज तक पहुँचेगा। ये वही सिस्टमिक आर्टरीज होते हैं जो कि सेल्स तक पहुँचते पहुँचते फर्दर माइन्यूट वेसल्स यानी कि कैपिलरीज में सब डिवाइड हो जाते हैं। अगर इनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर की बात की जाए तो चाहे वो आपका पल्मोनरी वेन हो, चाहे वो सिस्टमिक आर्टरीज हो, चाहे कैपिलरीज हो, इन सब में जो है क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और भी घट जाता है और 95 mmHg हो जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mmHg होता है। जब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके सेल्स तक पहुंचते हैं, यानी कि उन कैपिलरीज तक पहुंचते हैं जो कि आपके सेल्स को सराउंड किए हुए हैं, तो जो कि सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 mmHg होता है और ऑक्सीजन का सिर्फ 40 mmHg ही होता है। तो जो ऑक्सीजन है 95 mmHg से यानी कि कैपिलरी से सेल की तरफ, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है सेल से कैपिलरी की तरफ डिफ्यूज़ कर जाता है। आपके मन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि आखिरकार जो सेल है उनमें जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कम क्यों है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा क्यों है? तो एक्चुअली होता ये है कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स में कंटिन्यूसली ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए, और जो है आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा होता है। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घट रहा होता है, पार्शियल प्रेशर घट जाता है सेल्स में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा होता है, पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है सेल्स में। अब जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था जिससे ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर सेल्स में पहुँच चुका है, और सेल्स का कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होकर इस कैपिलरी वाले ब्लड में पहुंच चुका है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड
क्या हो चुका है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो चुका है। अब यही वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि कैपिलरीज के मार्फत जमा होकर सिस्टमिक वेन्स तक पहुंचता है। ये वही सिस्टमिक वेन्स होते हैं जो कि फर्दर उसे वेना कावा तक, फिर उसके बाद राइट ऑरिकल तक, फिर उसके बाद में राइट वेंट्रिकल तक, उसके बाद उसे पंप किया जाता है राइट जो है पल्मोनरी आर्टरी की सहायता से और लंग्स के एल्वियोलाई तक पहुंचाया जाता है। बहरहाल इस रूट भर में, यानी कि चाहे वो सिस्टमिक वेन हो, चाहे वो पल्मोनरी क्या कहते हैं आर्टरी हो, या फिर कैपिलरी तक एल्वियोलाई को सराउंड करने वाले कैपिलरी तक पहुंचते पहुंचते उन सब में जो है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर 45 mmHg होता है और ऑक्सीजन का सिर्फ 40 mmHg होता है। बहरहाल ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ तक पहुँचता है, एल्वियोलाई तक पहुँचता है। उसके बाद में क्या हुआ था हमने जाना था। अब इसके बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डिफ्यूज़ करके एल्वियोलाई में जमा होता है और एज अ होल जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो एल्वियोलाई में जमा होने लगता है, जिसे एक इंसान क्या कर देता है, एक्सहेल कर देता है। तो जब वो एक्सहेल करता है तो स्टिल उसमें कितना प्रतिशत, उसमें स्टिल जितना उसने टोटल लिया था एयर का, जितना उसमें ऑक्सीजन था यानी कि 21%, उसका स्टिल 16% स्टिल उस एक्सहेल्ड एयर में क्या ही होता है, ऑक्सीजन ही होता है। यानी कि उसने सिर्फ 25% ही ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ किया, बाकी के 75% ऑक्सीजन को वापस उसने एक्सहेल एयर के साथ क्या कर दिया, एक्सहेल कर दिया। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि शरीर भर से कार्बन डाइऑक्साइड को बटोर कर लाया है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो कितना हो चुका होता है इस एक्सपेल्ड ईयर में, वो 4% हो चुका होता है। टोटल ईयर का 4% हो चुका होता है। तो 4% के हिसाब से जो पार्शियल प्रेशर बनेगा वो 32 mmHg बनेगा और 16% के हिसाब से जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बनेगा वो 116 mmHg बनेगा। तो ये एक्सपेल्ड एयर के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं जो कि इतना पार्शियल प्रेशर जो है 760 mmHg में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये था एक ओवरव्यू कि किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है, किस तरह से एयर को इनहेल किया जाता है, उसके बाद में कहाँ कहाँ डिफ्यूज़न होता है और किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जमा होता है और किस तरह से उसे एक्सहेल कर दिया जाता है। और फ़र्क पोजीशंस पर हमने पार्शियल प्रेशर्स को समझा और जाना। बस इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में, यानी कि गैसेज किस फॉर्म में और कितने अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होते हैं, हम इस चीज़ को जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज अंतर्गत पहला टॉपिक यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को शुरू करने से पहले हम कुछ ऐसे टर्म्स को जानेंगे, कुछ ऐसे कंपाउंड्स को जानेंगे जो कि बन रहे होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज के दौरान। चलिए देखते हैं। बाइंडिंग ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। जब कभी भी हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा यानी कि उसका ऑक्सीजनेशन होगा तो जो कंपाउंड बनता है उसी को तो कहा जाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या कहा जाता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। इसके बाद में आपका जब कभी भी हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा तो बनता है कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। अच्छा, इसका नाम कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन क्यों पड़ा होगा? क्योंकि ये हेमोग्लोबिन के भी जो NH2 पार्ट होता है उससे बाइंड करता है। हम अगले वीडियो में जानेंगे वो हेमोग्लोबिन में NH2 पार्ट कहाँ पर होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है NH2 पार्ट से अमीनो ग्रुप से बाइंड करता है हेमोग्लोबिन के, इसीलिए जो कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं हेमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंपाउंड कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। ऐसे ही जब हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करता है, बाइंड करता है, तो बनता है कार्ब ऑक्सी हेमोग्लोबिन। यहाँ था कार्ब अमीनो, यहाँ था कार्ब ऑक्सी हेमोग्लोबिन, कार्ब ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो कार्ब ऑक्सी हेमोग्लोबिन होता क्या है? एक स्टेबल कंपाउंड होता है। आपने कार्बन वाले चैप्टर में केमिस्ट्री में भी ज़रूर पढ़ा होगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो पॉइजनस होता है। आखिरकार कार्बन मोनोऑक्साइड को CO को पॉइजनस क्यों माना गया? तो दरअसल जो कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है जब कभी भी ये हेमोग्लोबिन से रिएक्शन करता है तो कार्ब ऑक्सी हेमोग्लोबिन यानी कि एक स्टेबल कंपाउंड बना देता है जो कि RBCs को क्या कर देता है? यूजलेस कर देता है। इसके बाद में उस RBCs में ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी नहीं रह जाती है, वो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
तो परमानेंटली उसको यूजलेस बना देता है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाता है और ज़्यादा मात्रा में जो है आरबीसीज अगर यूजलेस हो गए या फिर डैमेज हो गए तो उसके लिए नुकसानदेह साबित होता है। तो इसीलिए जो कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन जो स्टेबल कंपाउंड बनाता है, ये एक क्या कहता है, ये एक पॉइजनस कंपाउंड होता है। और जो हेमोग्लोबिन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर एक स्टेबल कंपाउंड कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। ऐसे ही जब कभी भी हेमोग्लोबिन का ओजोन के साथ या फिर नाइट्रेट जैसे आयंस के साथ या फिर फ्री रेडिकल्स वगैरह से जब कभी भी इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये कलरलेस मेथ हेमोग्लोबिन को बनाता है। ये कलरलेस मेथ हेमोग्लोबिन ही होते हैं जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते ही एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है और आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्लू कलर के आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में ज़रूर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप गूगल में सर्च कर देख सकते हैं, जिसमें एक जो बच्चा होता है उसका जो त्वचा है, स्किन है, वो ब्लूइश कलर का नज़र आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऑक्सीजन की कमी के वजह से होता है। ऑक्सीजन की कमी कब उसमें होती है? जब उसमें यही मेथ हेमोग्लोबिन और आयरन ऑक्साइड बनने लगता है। तो यही चीज़ है कि अच्छा ये बनता कब है? जब कभी भी नाइट्रेट पॉइजनिंग या फिर फ्री रेडिकल पॉइजनिंग या फिर ओजोन के प्रेजेंस में जब ओजोन हेमोग्लोबिन से रिएक्ट कर जाता है तो कुछ इस तरीके का जो है कंडीशन उसमें नज़र आता है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। अब चलिए मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को देखते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं सिर्फ 2 से 3% ही ऑक्सीजन होता है जो कि प्लाज्मा द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि प्लाज्मा को भी ट्रांसपोर्टेशन में, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल किया गया? क्योंकि वाटर में जो है ऑक्सीजन डिज़ल्व नहीं करता और प्लाज्मा क्या होता है, 90% वाटर ही तो होता है। तो जो कि ऑक्सीजन वाटर में डिज़ल्व नहीं कर रहा है, प्लाज्मा में डिज़ल्व नहीं हो रहा है, तो ये एक मीडियम बन जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इस तरह से 2 से 3% जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही अगर आगे बढ़ें तो मैक्सिमम जो अमाउंट है ऑक्सीजन का, यानी कि 97 से 98% वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यानी कि आरबीसीज के हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाउंड करता है और क्या बना देता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और यही ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में ही जो ऑक्सीजन है वो उसे ट्रांसपोर्ट कराया जाता है, एक मैक्सिमम पार्ट ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, समझाई गई हैं, समझाने की कोशिश की गई है, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कर पूछें, अगर कोई राय है, कोई सजेशन है तो ज़रूर दें। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगले वीडियो में इस चैप्टर के हम इसी तरह से अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी 1 बाय 1 करते हुए कवर करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।